अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने आज डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों को डिस्कस करना है जो उनमें ख़राबियां पैदा हो सकती हैं उनको। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी किया है और हमने ये देखा है कि हम किस तरह खाना खाते हैं और हमारी बॉडी को उस खाने से किस तरह डाइजेशन प्रोवाइड होती है। लेकिन कभी-कभार उसमें कुछ ख़राबियाँ आ जाती हैं जिनकी वज़ह से हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती और हमें जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो इन डिसऑर्डर्स को आज हमने देखना है। सबसे पहली इनमें बीमारी या डिसऑर्डर जो है वो डायरिया है। डायरिया यानी कि लूज़ मोशन, जिसको आप लूज़ मोशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है लूज़ मोशन या वाटरी स्टूल आता है। स्टूल आप पखाने को कहते हैं, जो हमारा वेस्ट मटीरियल होता है, फीसिस को भी स्टूल बोलते हैं। लेकिन अगर वो फीसिस पानी की सूरत में आ रही हो, बहुत ज़्यादा पतली पानी की तरह और बार-बार आ रही हो, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया के अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर या बूढ़ों के अंदर। असल में होता ये है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, तो हमारी जो आंतें होती हैं, उनके अंदर सूज़श हो जाती है, मतलब वो सूज जाती हैं अंदर से, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो भी खा पी रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने की बजाय जो है सीधा ही बॉडी से बाहर निकल आता है। एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन तो हो जाती है लेकिन वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। इस वजह से पानी भी जो है ज़्यादातर बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और वो पानी की फ़ॉर्म में जो है लूज़ मोशन जो है वो हमें आ रहे होते हैं। अब इसकी इलामात क्या हैं? पता कैसे चलता है कि जो है वो डायरिया हो सकता है? तो सबसे पहले एब्डोमिनल क्रैम्प्स या पेन होता है। क्रैम्प्स कहते हैं मरोड़ को, आपके पेट में बहुत शदीद किस्म के मरोड़ उठते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं ये, और पेन भी होती है। एंड ब्लोटिंग, और ब्लोटिंग का मतलब है कि हमें गैस वगैरह का इश्यू रहता है, पेट भारी-भारी फ़ील होता है। एंड डिहाइड्रेशन और ज़्यादा पानी लॉस होने की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुँह खुश्क हो जाता है और डार्क कलर का यूरिन आता है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? डायरिया जो है ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से, या कुछ इस तरह की मेडिसिन हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करें तो उनकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन इसके अंदर बैक्टीरिया कॉज़ कर सकता है, वायरस कॉज़ करता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर कोई पैरासाइट बैक्टीरिया भी हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज़ कर दे इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, वो डाइजेशन नहीं होती और वहाँ पर जो है वो फूड जो भी है वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाता है। फूड एलर्जीज़ यानी अगर किसी इंसान को किसी ख़ास किस्म के खाने से एलर्जी होती है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को दूध से एलर्जी है, जब वो एक बार दूध पीता है तो उसको वॉमिट होती है, तो हमारी बॉडी ये साइन समझ लेती है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दोबारा जब भी हम वो चीज़ कंज़्यूम करते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो उस फूड को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते, इंटेस्टाइन को स्वेल कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं वहाँ पर। तो जब इंटेस्टाइन स्वेल हो जाती हैं, वो फूड एब्ज़ॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, तो वो फिर लूज़ मोशन की सूरत में बाहर आ जाता है। अब स्ट्रेस है जी, स्ट्रेस का वैसे तो इसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्ट्रेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हमारे मैदे के लिए, हमारे पूरे डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेस में रखा होता है, रिलैक्स नहीं होते, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन को फास्ट करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट की वजह से, इंटेस्टाइन के अंदर फास्ट मूवमेंट की वजह से खाना जो है वो खाने को इतना टाइम नहीं मिलता प्रॉपर कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसलिए वो फिर बाहर वाटर की फॉर्म में आना शुरू कर देता है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर वो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर दें तो वो क्या करती हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो हेल्दी हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनको भी किल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी मदद से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती एंड हमें जो है वो लूज़ मोशन आने शुरू हो जाते हैं, हमें डायरिया हो जाता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, या कोई भी फ्लूइड्स आपने लेने हैं, कोई जूस पी सकते हैं, कुछ भी जो आपको लिक्विड फॉर्म में प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आपने ओआरएस का इस्तेमाल करना है। अब ओआरएस क्या है? ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल का मतलब मुँह के रास्ते, रिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को पूरा करेगा, एंड सॉल्यूशन यानी
जो इसका हल है। अब ओआरएस के थ्रू हम ठीक होते कैसे हैं? बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स और शुगर्स होती हैं ओआरएस के अंदर। जब हम इसको पीते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो सॉल्ट है और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे-छोटे, वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, एब्ज़ॉर्ब होना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, अ वहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो फिर उसको प्यास लगती है। आपको पता है, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस के अंदर हमने ये देखा था कि जिस जगह पर सॉल्ट्स की या चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर नमक की या इसकी मिकदार ज़्यादा होने लगती है, तो फिर पानी वहाँ से ना स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होना शुरू कर देता है। तो जब पानी वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होता है, तो वो हमारी पानी की कमी पूरी हो जाती है ओआरएस के थ्रू। उसके अलावा ये है कि आपने सॉफ्ट डाइट खानी है। सॉफ्ट का मतलब है कि नरम चीज़ें खानी है, ब्रेड हो गया या कोई बन वगैरह हो गया, कोई राइस हो गए, इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें खानी है। सख्त चीज़ें लाइक रोटी वगैरह नहीं खानी, क्योंकि उस वक़्त हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो। इसलिए डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि कोई नरम ग़िज़ा खाएँ। और एंटी डायरियल मेडिकेशंस होती हैं जो डायरिया के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, उसके बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, वो हमने यूज़ करनी है। और एंटीबायोटिक्स या कोई अदर ट्रीटमेंट जिसकी वज़ह से वो बैक्टीरिया किल हो सके। अब प्रिवेंशन क्या है, हम इससे बच कैसे सकते हैं? एक तो ये कि आपने रेगुलरली हाथ धोने हैं, कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों से आपके मुँह के अंदर ना जाए खाने के रास्ते। और ख़ास तौर पे जब आप वॉशरूम यूज़ करके आ रहे हैं तो आपने तब हाथ धोने हैं। और खाने से पहले और खाने के बाद लाज़मी हाथ धोने हैं, और कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करना है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर वो होता है जो खुली स्पेस के अंदर पड़ा होता है, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। जैसे हवा में कोई खाना पड़ा हुआ है बाहर, रेहड़ी से आप कोई भी फल लेके खा लेते हैं, या आप दही भल्ले लेके खा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का आप खा रहे हैं, तो वो ज़रूर कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो खाने के अंदर लगते हैं, तो इससे भी ये हो सकता है। एंड अवॉइड स्ट्रेस, और स्ट्रेस को अवॉइड करना है ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स रह सके और हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलरली स्लो स्लो हो सके, ताकि जो है हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। उसके बाद बचे जो दूसरी बड़ी डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, वो है कॉन्स्टिपेशन। आम तौर पे ये बहुत ज़्यादा लोगों में जो है ना आजकल ख़ास तौर पे पाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मली हम फ़ीसेस अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं, स्टूल पास कर रहे होते हैं रेगुलरली, मतलब उसकी रेगुलेशन ख़राब हो जाती है। यानी कि अगर वो हमें दिन में 1 बार आ रहा है या हमें 2 दिन में 1 बार आ रहा है, तो वो अपने रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता, लेट आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है अंदर के, उसको जब हम रिलीज़ करते हैं, पास आउट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और सम टाइम इतनी कि अक्सर ब्लीडिंग भी वहाँ जो है एनस में स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कुछ साइन्स और सिम्पटम्स हैं, किस तरह पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन है। एक तो ये कि इनफ्रीक्वेंट यानी बहुत कम, और या फिर डिफ़िकल्ट मूवमेंट होती है बाउल की। अब ये बाउल मूवमेंट क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जब इंटेस्टाइन्स मूव कर रही होती हैं, खाने को आगे जो है वो पास आउट कर रही होती हैं, उसको हम बाउल मूवमेंट बोलते हैं। तो जब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसकी मूवमेंट ठीक से नहीं होगी, वो प्रॉपरली जो है एनस तक नहीं पहुंच पाएगा अपने प्रॉपर टाइम पे, तो वो एक कंडीशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। इसमें ये होता है कि अगर आपको हफ्ते में 3 से कम बार वॉशरूम आया है, आपको वॉशरूम जाना पड़ा है, तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। और आपका स्टूल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है या ड्राई है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की इलामत है। और आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग वगैरह होती है, जब आपका वेस्ट मटेरियल जो है पास आउट नहीं होता, तो वो फिर गैस की फॉर्म में हमारी बॉडी में घूमना शुरू कर देता है पेट में, और पेट में फिर दर्द, बेचैनी या ब्लोटिंग वगैरह जो है वो होती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि लैक ऑफ फाइबर इन डाइट एंड डिहाइड्रेशन, ये 2 बड़ी मेन वजूहात हैं। लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, यानी अगर हमारी डाइट के अंदर फाइबर नहीं है तो ये कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा। अब फाइबर ऐसा क्या करता है कि जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो? फाइबर बेसिकली बच्चे वो मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, यानी एब्जॉर्ब नहीं होता, इसने बाहर निकलना होता है। ये क्या करता है? फाइबर अपने अंदर पानी को चूसता है, ये जज्ब करता है, पानी को अपने अंदर रखता है, और फीसिस के साथ मिलकर उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है।
तो जब बच्चे हम फाइबर नहीं खा रहे होते तो वो जो पानी एब्जॉर्ब होना होता है, फीसिस के साथ मिल के बाहर निकलना होता है, वो सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पर फीसिस इतनी ड्राई हो जाती है कि उसको बॉडी से बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और मूवमेंट ही नहीं हो रही होती, वो एक जगह पर स्टक हो जाती है। तो फिर हम इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेशन है, जब हम पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे होते हैं, तो वो सारा हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब ज़ाहिर है होना होता है क्योंकि बॉडी की नीड तो पहले पूरी होगी, उसके बाद फीसिस का काम है ना। तो फिर बाद में फीसिस को पानी नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपको पता है ये जितनी भी हमारी डाइजेशन है, मसल्स की मूवमेंट है, इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी का है क्योंकि अगर हम मूव करते हैं खुद भी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो और ज़्यादा फास्ट होता है, हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं और ज़्यादा जल्दी से मूव करके हमारी डाइजेशन करवा देते हैं। लेकिन आजकल जो ख़ास तौर पे बच्चों की ये रूटीन है कि सारा दिन बैठे रहना, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है फिज़िकल, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। कुछ इस तरह की मेडिसिन्स हैं, पेन किलर्स या आयरन सप्लीमेंट्स, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पेन किलर्स में असल में इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन को जो है वो स्लो कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो मसला होता है। लाइक अगर हम फ़िज़ूल में ही पैनाडोल खा रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है ज़रा सा सर में दर्द हुआ तो पैनाडोल खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया, इस तरह की कोई भी मेडिसिन्स जो हैं आप कंज़्यूम कर लेते हैं फ़ौरन से। आप दर्द को बर्दाश्त नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना भी बिल्ड नहीं होता और हमारी डाइजेशन भी ख़राब हो जाती है। आयरन सप्लीमेंट्स, यानी अगर हम आयरन जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इतना अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो बाकी जो है उसने फीसिस के थ्रू बाहर निकलना होता है। तो वो फिर वहाँ पर जाके स्टक हो जाता है और उसकी वजह से कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और अदर डिजीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़, डायबिटीज़ कहते हैं शुगर को। शुगर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिन लोगों को शुगर होती है ना, तो ब्लड शुगर लेवल हाई रहने की वजह से उनके जो नर्व सेल्स होते हैं ना, जो मैसेज भेज रहे होते हैं इंटेस्टाइन को कि भई अब मूव करना है, खाने को डाइजेस्ट करना है, वो नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ब्लड शुगर लेवल हाई रहने की वजह से। तो जब मैसेज नहीं मिलता इंटेस्टाइन को मूवमेंट का, वो मूव नहीं करती अपने टाइम पर, तो वहाँ पर जो है वो डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती और फीसिस जो है वो ड्राई फॉर्म में आ जाती है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन का, वो ये देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा आपने अपने फाइबर इनटेक करना है डाइट के अंदर। फाइबर होता है बच्चे फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, होल ग्रेन्स यानी कि गंदम के अंदर फाइबर है। उसके अलावा बाजरा जो होता है उसके अंदर है, जौ के अंदर फाइबर है और बहुत ज़्यादा दालों के अंदर भी फाइबर पाया जाता है। एक तो ये कि आपने फाइबर ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में। दूसरा ये है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, यानी बहुत ज़्यादा वाफ़र मिकदार में हमने पानी पीना है। कम से कम आप दिन के 8 या 10 ग्लास तो लाज़मी पिएँ। एंड रेगुलर एक्सरसाइज़, कुछ भी हो जाए आपकी रूटीन कैसी भी हो, जैसी मर्ज़ी हो, चाहे आप स्कूल जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, कुछ भी हो जाए, अगर आपको नहीं भी टाइम मिल रहा, आपने कोशिश करके अपने लिए दिन में आधा घंटा या घंटा ज़रूर निकालना है कि आप एक्सरसाइज़ डेली कर सकें। और अगर आपको इससे भी आराम नहीं आता तो फिर आप जो है डॉक्टर के बताए गए मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से बचने का बच्चे एक ही तरीका है कि आप अपना पानी जो है बॉडी का पूरा रखें ताकि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा ये कि अपना फाइबर जो है वो पूरा रखें बॉडी का, फाइबर वाली डाइट खाएँ। कई लोग होते हैं आजकल जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम रोटी नहीं खाते या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ़ास्ट फूड वग़ैरह। तो ये बहुत बड़ी वजह है क्योंकि फ़ास्ट फूड के अंदर फाइबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम होता है। फाइबर दालों के अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है, वेजिटेबल्स के अंदर है और ये आटे वग़ैरह के अंदर होता है। उसके बाद जो हमारी डिज़ीज़ है वो है अल्सर। अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। अब ये ज़ख़म अगर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हो, उस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किसी भी जगह पर हो, तो उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। लेकिन उसकी लोकेशन के हिसाब से उसके स्पेसिफिक नेम्स उसको दिए गए हैं। अगर ये अल्सर स्टमक की वॉल्स के अंदर हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। अगर यही अल्सर हमारे ड्यूडेनम के अंदर हो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। लेकिन अगर यही अल्सर एसोफेगस के अंदर हो तो हम इसको एसोफेगल अल्सर बोलेंगे। एसोफेगस आपको पता है ना, जो स्टमक से ऊपर एक नाली होती है खुराक की, जहाँ से खाने ने स्टमक के अंदर आना होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स हमें बेसिकली बताई गई हैं, 3 सॉरी।
वैसे ऑल ओवर जो जनरल नेम है वो पेप्टिक अल्सर है, लेकिन इसकी 3 टाइप्स हैं, गैस्ट्रिक, ड्यूडेनम एंड एसोफेगल। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये वॉल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा गहरा जो है वो एक डैमेज हुआ है। उसके बाद इसके साइंस और सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि अल्सर हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसका बड़ा सिम्टम ये है कि आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो स्टमक के अंदर जलन होती है शदीद किस्म की। अक्सर अल्सर इस तरह के भी होते हैं कि खाना खाने के बाद क्या, वैसे भी होती रहती है, अगर आप खाली पेट भी हैं तो भी होती रहती है, जलन होती रहती है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि रश ऑफ सलाइवा, बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है आफ्टर रिगर्गिटेशन। अब रिगर्गिटेशन क्या है, आपने कभी नोट किया है, आपको अक्सर खट्टे डकार आते हैं, मुंह के अंदर खट्टा सा एक पानी सा आता है और उसके बाद थूक प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो खट्टा पानी आता है मुंह के अंदर, खट्टा डकार आता है, इसको हम रिगर्गिटेशन बोलते हैं। उसके अलावा बच्चे लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। जब हम खाना नहीं खाते, भूख भी बच्चे इसी वजह से कम होती है क्योंकि जब लोगों को अल्सर्स की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है तो फिर माइंड ना इस चीज़ को एक आदत बना लेता है। उसको ये पता होता है कि मैंने खाना खाना है तो मुझे फ़ौरन से दर्द होगा। तो फिर जो है हम खाना खाने से अवॉइड करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी भूख जो है वो मर जाती है। एंड वेट लॉस, अब वेट लॉस भी इसीलिए होता है, ज़ाहिर है जब हम खाना नहीं ठीक से खाते तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड ब्लड वॉमिटिंग, और जब अल्सर्स बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, ज़ख़म बहुत गहरे हो जाते हैं कि जाके ब्लड कैपिलरीज़ को डैमेज करते हैं, वहाँ से ब्लड निकलता है, वो फिर हमारी वॉमिटिंग की सूरत में बाहर आता है। तो इससे भी पता चल सकता है कि अल्सर है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज़ करता है और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। इसको हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये बहुत आम वजह है, बहुत कॉमन रीज़न है जो अल्सर पैदा करने की ना हमारी स्टमक के अंदर। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये स्टमक के अंदर खुद को ग्रो करता है। इसने क्या करना होता है, अब इसको ये डर होता है कि जो स्टमक के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इसको कहीं तबाह ना कर दे। तो ये क्या करता है, म्यूकस की जो वहाँ पर लेयर होती है ना, उसके अंदर जाना शुरू कर देता है और वहाँ पर ग्रो करता है, जिससे क्या होती है, म्यूकस की लेयर पतली होनी शुरू हो जाती है। और वो जो एसिड है ना HCl, इसको तो नुकसान नहीं देता, लेकिन वो स्टमक की वॉल्स को नुकसान देना शुरू कर देता है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल यानी जिसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजश को कम करने वाले जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, NSAIDs, उनकी वजह से भी स्टमक के अंदर अल्सर हो सकता है या हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी अल्सर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ बच्चे क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो अक्सर ये इन्फ्लेमेशन को कम करते समय जो है ना, वहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं। ये इतनी ज़्यादा वो होती हैं, डेंजरस होती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, शराब नोशी वग़ैरह करते हैं, तो उससे भी जो है अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ़ अल्कोहल ही नहीं बचे, कोई आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं ना, जिस तरह आजकल कोक या स्प्राइट या इस तरह की जो बॉटल्स हैं, ये अगर आप जितना भी पीते हैं तो उसकी वजह से भी अल्सर्स कॉज़ हो सकते हैं। स्मोकिंग जो है ये भी अल्सर कॉज़ करती है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट कॉज़ तो नहीं है, लेकिन वो इसके सिम्पटम्स को और बुरा बना देती है। वो क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो हमारी डाइजेशन बहुत फ़ास्ट हो जाती है। फ़ास्ट जब होती है मूवमेंट हमारी इंटेस्टाइन की, तो वो हमें चीज़ जो है ना, न्यूट्रिशन मिल नहीं रही होती हमारे सेल्स को, तो वो ज़ख्म ठीक होने की बजाय बच्चे और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप एंटीबायोटिक्स कंज़्यूम करें जो H. पाइलोरी को ख़त्म करने के लिए स्पेशली बनाई गई हैं। क्योंकि हर इन्फेक्शन के लिए, हर बैक्टीरिया के लिए अलग-अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो जो H. पाइलोरी के लिए एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ की जाएँ। इस तरह की मेडिसिन्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं, इनको हम एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स कहते हैं। ये MCQs भी है कि ये मेडिसिन्स किस काम के लिए होती हैं। तो ये बेसिकली बैक्टीरियाज़ को, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए होती हैं। उसके बाद हम इससे बच किस तरह सकते हैं, वो ये है कि अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने से परहेज़ करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पेन किलर्स हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं और जो है हमारे अंदर हमारी किडनीज़ को भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं ये। तो पेन किलर बहुत कम जो है वो कंज़्यूम करने चाहिए। सिर्फ़ पेन किलर ही नहीं, कोई भी मेडिसिन है वो सिर्फ़ एक हद तक जो है हमें फ़ायदा देती है।
ज़्यादा मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स और बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खाने नहीं खाने चाहिए। स्पाइसेस जो होती हैं हमारी वॉल्स को, स्टमक की या इंटेस्टाइन की वॉल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। और बच्चे ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, और हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। अब बैलेंस्ड डाइट यहाँ पर नाम तो लिया गया है लेकिन बच्चों को पता नहीं है बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। तो ये आपने ना अपने बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपने ये सर्च करना है पहले कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, कि एक ह्यूमन बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है डेली वो कंज्यूम करे, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी डाइट बनाएं, नाश्ते में वो चीज़ें कंज्यूम करें, यानी जिस तरह प्रोटीन है, कार्ब्स हैं और सब चीज़ें। तो ये टॉपिक बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये जो टॉपिक है ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कि ये इसमें तीनों पूछ सकते हैं, अल्सर वाला भी और कॉन्स्टिपेशन भी और डायरिया भी, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलग अलग भी आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।